नमस्कार विद्यार्थियों। आप सभी की दीपावली की छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। और अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए अध्याय की। और वो नया अध्याय क्या रहेगा, चाहे वो अर्थव्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक हो, चाहे वो राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक हो, या फिर वो इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक हो। उन टॉपिकों के विषय में हम एक एक क्लास में चर्चा करेंगे। केवल और केवल उन ही बिंदुओं पर हम चर्चाएं करेंगे जो कि एक एग्जाम में अपना अच्छा खासा अहम रोल निभाती है। तो हम उसी विषय में सबसे पहले जो शुरुआत करने जा रहे हैं, वो शुरुआत करने जा रहे हैं भारत में जितने भी जो आयोग हैं, अर्थात पॉलिटी में आयोगों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां अर्थव्यवस्था, यहाँ पर राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाता, जिसमें भी आयोगों से डायरेक्ट पॉइंट करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आयोगों के विषय में केवल और केवल एक क्लास और सभी आयोग समाप्त, उस विषय वस्तु पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन कौन से आयोग हैं, उनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंटों पर ही हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो कौन कौन से आयोगों के विषय में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम यदि बात करें तो सबसे पहला आपके सामने जो आयोग है वो आयोग है वित्त आयोग। सबसे पहला जो आयोग रहेगा वो कौन सा आयोग है, वित्त आयोग है। दूसरे आयोग की हम बात करेंगे यहाँ पर निर्वाचन आयोग की। फिर हम बात करेंगे लोक सेवा आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। साथ ही हम बात करेंगे जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी काउंसिल के बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की। फिर हम बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। फिर हम बात करेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। फिर राष्ट्र भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के विषय में। फिर हम बात करेंगे केंद्रीय सूचना आयोग। फिर उसके बाद पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, और उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की। देखिए, इन विषय वस्तुओं से संबंधित हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हम बात करेंगे सीपीसीबी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। उसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। साथ ही लोकपाल और लोकायुक्त, केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसे आप सीबीआई के नाम से जानते हो। साथ ही नीति आयोग जिसकी स्थापना 2015 में हुई है। साथ ही विधि आयोग, विधि आयोग के कार्य क्या होते हैं और विधि आयोग की स्थापना किस प्रकार से की जाती है। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। उसके बाद हमारे पास में कुछ पॉइंट बचेंगे बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये क्या है, और साथ ही एनजीटी अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका मतलब ये है कि केवल और केवल एक क्लास, और उस एक क्लास में आपके सभी आयोग खत्म। इस विषय वस्तु को हम आज की क्लास को लेकर चलने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले यदि हम बात करें आयोगों के विषय में, यहाँ पर सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि आयोगों की विशेषता क्या होती है, तो आयोगों की विशेषताओं के बारे में यदि हम चर्चा करें यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आयोग कहते किसे हैं। तात्पर्य क्या है यहाँ पर कि आयोग का मतलब किस चीज से लिया जाता है। तो आयोग को निकाय कह दिया जाता है। आयोग को क्या कह दिया जाता है, निकाय कह दिया जाता है। यदि मैं आयोग के विषय में बात करूं तो आयोग एक ऐसी संस्था जिसका निर्माण किया जाता है, और निर्माण किस लिए किया जाता है, किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए। यहाँ पर मैंने कहा कि आयोग का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और वो निर्माण क्यों किया जाता है, किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए। और वो उद्देश्य की यदि मैं बात करूं तो उद्देश्य के लिए आयोग का ही गठन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस आयोग में कुछ विशेषज्ञ होते हैं। यहाँ पर इस आयोग के जो सदस्य होंगे वो कैसे रहेंगे, विशेषज्ञ रहेंगे। उन विशेषज्ञ सदस्यों की राय जानने के लिए क्या किया जाता है, आयोग का गठन किया जाता है। अर्थात विशेषज्ञों की राय जानने के लिए आयोग का गठन करना अनिवार्य हो जाता है कई बार। उसी विषय में यहाँ पर हम आयोगों का यदि डिवाइडेशन करें तो आयोगों का डिवाइडेशन दो प्रकार से किया जाता है। अर्थात यहाँ पर आयोगों के डिवाइडेशन की बात करें तो हमारे सामने
दो प्रकार से किया गया है, और एक कौन सा है, संवैधानिक आयोग, और एक कौन सा है, गैर संवैधानिक आयोग। ये गैर संवैधानिक आयोग है, ना कि असंवैधानिक आयोग। यहाँ पर विषय वस्तु क्या है कि ये असंवैधानिक आयोग नहीं है। ये कौन सा आयोग है, ये गैर संवैधानिक आयोग है। असंवैधानिक अलग हो जाता है और गैर संवैधानिक अलग हो जाएगा। असंवैधानिक आयोग का मतलब यह है कि यह संविधान की विषय वस्तु के बिल्कुल विपरीत हो, जबकि गैर संवैधानिक आयोग ऐसा आयोग होता है जिसको समय समय पर संसद द्वारा कानून बनाकर बनाया जाता है। कानून बनाकर जिस निकाय की संरचना तैयार की जाती है उसे क्या कहा जाता है, गैर संवैधानिक आयोग कहा जाता है। और यदि मैं संवैधानिक आयोग की बात करूं तो संवैधानिक आयोग वह विषय वस्तु या वह आयोग जिसके बारे में उल्लेख कहाँ किया गया है, भारत की सबसे पवित्र पुस्तक जिसे आप किस नाम से जानते हो, संविधान के नाम से। इसका तात्पर्य क्या है कि संविधान में जिसका वर्णन किया गया हो। संविधान में वर्णन का मतलब ये नहीं है कि आप पहले वर्णन किया हो गया या आज नहीं है। इसका तात्पर्य किस विषय वस्तु से लिया जाता है कि अगर संवैधानिक प्रावधानों के तहत जिसका गठन किया गया है तो उस आयोग को किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर संवैधानिक आयोग के नाम से जानते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि संवैधानिक अर्थात जो संविधान है भारत का, उस संविधान में क्या होना चाहिए, वर्णन मिलना चाहिए इस आयोग का। यदि किसी भी आयोग का वर्णन संविधान में मिल रहा है तो उस आयोग को क्या कहा जाएगा, संवैधानिक आयोग कहा जाएगा। जैसे अगर आप किसी भी आयोग के विषय में संविधान के कुछ अनुच्छेदों को पढ़ें, अर्थात मैं यहाँ पे कहूँ कि कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, इसका तात्पर्य क्या है कि अनुच्छेद 148, जहाँ पर किसी भी आयोग के विषय में आपको अनुच्छेदों का प्रावधान दिख जाए, अनुच्छेदों का प्रावधान, तो आप समझ लीजिए कि वह आयोग कौन सा है। यहाँ पर वह आयोग आपके सामने संवैधानिक आयोग है। गैर संवैधानिक आयोग वह आयोग जिसे संसद किसी विषय को लेकर विशेषज्ञों का एक निकाय का गठन करना। इसका तात्पर्य क्या है कि ये संसद द्वारा कानून बनाकर एक ऐसा आयोग होता है जिसकी संरचना को निर्धारित कर दिया जाता है। यहाँ पर मैंने कहा कि संरचना को क्या कर दिया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है। और किस आधार पर वो कानून बनाकर, यदि संसद कानून बनाकर संरचना और उसके कार्यों को निर्धारित कर रही है, लेकिन उसके लिए संविधान में ना कोई संशोधन करना पड़ रहा है और ना ही कोई अनुच्छेदों में उसका उल्लेख है, तो उस विषय वस्तु को क्या कहा जाता है, गैर संवैधानिक आयोग। इस आयोग को ही सांविधिक आयोग के नाम से भी जाना जाता है। सांविधिक आयोग। आपको संवैधानिक और सांविधिक आयोग का अंतर क्या है कि सांविधिक आयोग को ही क्या कहा जाता है, गैर संवैधानिक आयोग कहा जाता है। फिर यहाँ पर यदि मैं विषय वस्तु की बात करूं कि इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग हैं, अर्थात यहाँ पर यदि हम बात करें कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस रहेंगे और कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस रहेंगे। यहाँ पर इसका तात्पर्य क्या है कि इन आयोगों को दो विषय वस्तुओं में हम वर्गीकृत कर सकते हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग और एक कौन से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग। उसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हुए हमारे सामने पहला आयोग है और वो कौन सा है, वित्त आयोग। यहाँ पर वित्त आयोग के विषय में यदि हम चर्चा करें यहाँ पर कि पहला आयोग हमारे सामने कौन सा रहा है, वित्त आयोग। तो इस वित्त आयोग के कुछ कार्य रहेंगे यदि हम समझने की कोशिश करें तो इस वित्त आयोग का ये संवैधानिक आयोग है। सबसे पहली विषय वस्तु तो कौन सा आयोग है, संवैधानिक आयोग है। साथ ही यदि हम यहाँ पर बात करें कि ये संवैधानिक आयोग है तो इसका कोई ना कोई आर्टिकल होगा, कोई ना कोई अनुच्छेद होगा, तो उस अनुच्छेद में इसकी क्या चर्चा की जाएगी, चर्चा की जाएगी। तो वो अनुच्छेद कौन सा है यहाँ पर, 280, अर्थात जो वित्त से संबंधित अर्थात वित्त आयोग के विषय में जो चर्चाएं की गई है वो संविधान के अनुच्छेद 280 में की गई है। अब इस संविधान अनुच्छेद 280 में क्या किया गया है कि इस आयोग को एक संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया है और अनुच्छेद 280 में इसका संपूर्ण वर्णन किया गया है। उसमें कहा गया है कि इसका कार्यकाल क्या रहेगा, कार्यकाल क्या रहेगा, इसकी संरचना क्या रहेगी, इसकी संरचना क्या रहेगी। यदि इसमें एक से अधिक सदस्य रहेंगे
तो वो संरचना किस प्रकार होगी, या उन सदस्यों की जो निर्वाचन की योग्यता रहेगी, अर्थात उन सदस्यों का हम वित्त आयोग के रूप में चयन किस प्रकार से करेंगे या उनका निर्वाचन करेंगे, साथ के साथ ही उनकी पद विमुक्ति किस प्रकार होगी, अर्थात उनको हटाए जाने का क्या प्रावधान रहेगा, और साथ के साथ में ही इनके कार्य क्या रहेंगे, कार्यकाल, संरचना और कार्य क्या रहेंगे, इन सभी विषय वस्तु से संबंधित उसमें आपको वर्णन मिलेगा, जिसका कि आप संवैधानिक आयोग के नाम से जानते हो। यदि भारत की पवित्र किताब संविधान में इन सभी विषय वस्तुओं का वर्णन मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो एक संवैधानिक आयोग है। और उस संवैधानिक आयोग में सबसे पहले आपके सामने कौन सा आयोग निकल के आया, वो कौन सा है, वित्त आयोग। उस वित्त आयोग की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद कौन सा है वित्त आयोग का, 280। अर्थात यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे इंडिया का, अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ोगे तो आर्टिकल 280 प्रावधान करता है एक वित्त आयोग का। अब वित्त आयोग के कार्य क्या रहेंगे, उनके बारे में कार्यकाल कैसा रहेगा, पद विमुक्ति कैसी रहेगी, किसकी सिफारिश के आधार पर उसकी रिकमेंडेशंस को संसद के सामने रखा जाएगा, इन सभी विषय वस्तुओं पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करता है। यहाँ पर मैंने कहा कि गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में, यह कतई आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में ही वह वित्त आयोग का गठन करेगा, बल्कि वह 5 वर्ष से पहले भी वित्त आयोग का गठन कर सकता है। फिर यदि मैं बात करूं कि राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष से पहले की अवधि में भी इसका गठन किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए कि आवश्यक नहीं है कि जो वित्त आयोग है उस वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के पश्चात ही हो, अर्थात पहले जो वित्त आयोग है उसकी समाप्ति के बाद हो, या अत्यंत आवश्यक नहीं है। इसका जो गठन है वो पहले ही कर दिया जाता है, आज से 2-3 साल पहले, और उसके बाद बताया जाए कि ये वित्त आयोग का अगला जो वित्त आयोग का जो अध्यक्ष रहेगा वो ये रहेगा। फिर यहाँ पर यदि हम 15वें वित्त आयोग की बात करें तो 15वां वित्त आयोग था NK सिंह, जिसको कि आप नंद किशोर सिंह के नाम से भी जानते हो। यदि मैं 16वें वित्त आयोग की बात करूं तो 16वां वित्त आयोग वर्तमान में कौन है, अरविंद पनगड़िया। 15वां वित्त आयोग NK सिंह। 16वां वित्त आयोग की यदि मैं बात करूं तो अरविंद पनगड़िया। फिर यदि मैं वित्त आयोग की संरचना के विषय में बताऊं आपको तो वित्त आयोग की संरचना 1+4 के रूप में रहेगी, और जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अर्थात वित्त आयोग की नियुक्ति किस रूप में होती है, 1+4 के रूप में, जो एक तो मुख्य वित्त आयोग रहेगा और साथ के साथ उसके सहायक वित्त आयोग के सदस्य रहेंगे, और जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। यदि मैं बात करूं कि वित्त आयोग के प्रमुख कार्य क्या हैं, तो वित्त आयोग के प्रमुख कार्यों की यदि मैं यहां पर विषय वस्तु बताऊं तो वित्त आयोग के कार्य क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो रेवेन्यू है अर्थात पैसे हैं उसका डिवाइडेशन करना। उसके पीछे की विषय वस्तु को आप समझिए कि सेंटर और जो स्टेट है, सेंटर और स्टेट के बीच में करों का जो वर्गीकरण, अर्थात किस स्टेट को कितना टैक्सेशन देना है, उसी के विषय में सिफारिश देने का काम कौन करेगा, वित्त आयोग करेगा। लेकिन यहां पर मैं बताऊं आपको कि वित्त आयोग है केवल और केवल एक सलाहकारी आयोग है। यहाँ पर वित्त आयोग कैसी है, इसकी प्रकृति कैसी रहेगी, सलाहकारी प्रकृति रहेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो आप यकीन मानिए कि इसकी सिफारिशों को मानने से मना कर सकती है, लेकिन आपको संसद में जवाब देना पड़ेगा कि बताइए जनाब कि आपने उस विशेषज्ञ की बात को क्यों नहीं माना कि जिसने कहा था कि आप XZ या फिर किसी भी राज्य को आप इतना फंड दीजिए या अनुदान दीजिए। तो ये भारतीय जो न्यायपालिका, चाहे आप किसी भी सेक्टर में ले लीजिए, चाहे आप न्यायपालिका में ले लीजिए, चाहे आप व्यवस्थापिका में ले लीजिए, चाहे आप कार्यपालिका में ले लीजिए, सभी जो अंग अपने अपने कार्यों में पारंगत है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जितने भी जो आयोग दिए गए हैं वित्त आयोग है, उनकी सिफारिशों को जनरली सरकार के द्वारा मान लिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी विषय वस्तु क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच में टैक्सों का डिवाइडेशन अर्थात करों का वितरण, और उसके अलावा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों के संबंध में, ग्रांट के संबंध में सिफारिशें करना। देखो वित्त आयोग की आवश्यकताएं क्यों पड़ी, वित्त आयोग की आवश्यकता पड़ने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जनरली आपको पता है अगर कोई भी जो गवर्नमेंट है जिसकी सेंटर में कुछ और गवर्नमेंट है, अर्थात सेंटर में यदि आप सपोज दैट बीजेपी है, और मैं कहूँ कि किसी भी राज्य में, जैसे राज्य का एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश ले लेते हैं, वहाँ पर कांग्रेस का शासन है,
अब आप बताइए कि कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो टैक्सेस वसूले तो कहाँ से जाते हैं, स्टेट से जाते हैं, लेकिन वो अल्टीमेट कहाँ पर जाते हैं, वो सेंटर में जाते हैं। अर्थात कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो कि क्या कह रहा जाता है कि वसूलता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और देता कौन है, राज्य देता है, और पैसा अल्टीमेट किसके पास में जाता है, सेंटर के पास में। तो उस पैसे का भी तो डिवाइडेशन करना पड़ेगा ना, इसीलिए क्या कहा जाता है, यहाँ वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और वित्त आयोग की प्रकृति सलाहकारी होती है और वो विभिन्न विभिन्न राज्यों के बीच में क्या करता है, यहाँ पर जितने भी जो राज्य हैं उनके बीच में ग्रांट अर्थात अनुदानों का, साथ के साथ ही वहाँ पर जो टैक्स का जो पैसा आता है उस टैक्स के पैसे और जो करों का वितरण है उनका बीच में एक समन्वय का कार्य करता है। फिर यदि हम बात करें कि आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को समर्पित करता है, मैंने कहा कि आयोग अपनी रिपोर्ट कहाँ भेजता है, राष्ट्रपति को, तथा उन सिफारिशों को केंद्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों का स्पष्टीकरण संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य क्या निकल के आता है कि जो आयोग है वह आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति केंद्र सरकार को देता है। केंद्र सरकार का ये मोरल दायित्व है कि वह दोनों की दोनों सदनों में जो वित्त आयोग की सिफारिश थी या फिर किस आधार पर जिन्होंने बजट का या टैक्सेशन का डिवाइडेशन किया है स्टेट के बीच में, उन सबको संसद को बताना पड़ेगा। साथ ही यदि मैं बात करूं कि पहला वित्त आयोग कौन था, तो वो कौन थे, केसी नियोगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वित्त आयोग, और वित्त आयोग के विषय में मैंने आपको क्या बताया कि वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। साथ के साथ इसकी संरचना 1+4 की रहेगी, अपॉइंट किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, यदि मैं इन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करूं तो ये आपको कम से कम पता होने चाहिए। फिर आगे हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं निर्वाचन आयोग की अर्थात इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन के विषय में यदि मैं बात करूं तो इलेक्शन कमीशन अर्थात निर्वाचन आयोग की स्थापना के विषय में हमें पढ़ना क्या है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, निर्वाचन आयोग की संरचना क्या है, निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं, साथ ही निर्वाचन आयोग के कार्यकाल क्या रहेंगे, और निर्वाचन आयोग का जो पद नियुक्ति किस प्रकार की जा सकती है, अर्थात जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहेगा उसकी संरचना कैसी है, और उस संरचना को सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है या कैसे अपॉइंट किया जाता है, उसकी कुछ निश्चित शर्तें क्या रहेगी, इन सभी विषय वस्तुओं को निर्वाचन आयोग में आपको याद करना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ पर बात करूँ यदि कि भाग 15 अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 329 तक, मैंने कहा कि भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक। फिर मैंने कहा कि स्थापना 25 जनवरी 1950 को, देखो 26 जनवरी से एक दिन पहले ही निर्वाचन आयोग की स्थापना कर दी गई। अपॉइंटेड किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा, अर्थात जो यहाँ पर सदस्य होते हैं निर्वाचन आयोग में, इन तीनों सदस्यों को बराबर की शक्तियाँ होती है, जिनको कि नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रमुख कार्य क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्यों के विधानमंडल ये निर्वाचन करवाना तथा मतदाता सूची तैयार करना। देखिए इसके कार्य क्या हैं, जितने भी जो इलेक्शन होते हैं आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए, अर्थात जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को छोड़ दीजिए। उन संस्थाओं को छोड़ने के बाद जितने भी जो चुनाव होते हैं वो चुनाव कौन करवाता है, केंद्रीय चुनाव आयोग, अर्थात यहाँ पर मैं कहूँ कि निर्वाचन आयोग सबका इलेक्शन करवाता है। केवल और केवल राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है, केवल और केवल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्थात स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के चुनावों का आयोजन करवाता है। यहाँ पर जितने भी जो उपचुनाव होते हैं उन उपचुनावों को भी कौन करवाता है, ये करवाता है आप केवल और केवल स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन केवल और केवल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के क्या करवाता है, चुनाव करवाता है, अर्थात पंचायतों और नगर पालिकाओं के। फिर मैं यदि संरचना की बात करूं, देखो संरचना का संविधान में कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है। मैंने कहा कि संविधान में कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है। पहले ये जो आयोग था वो केवल और केवल एक सदस्य से बनता था, लेकिन एट प्रेजेंट में ये जो सदस्य कौन से हैं, ये त्रिस्तरीय, यहाँ पर मैं कहूँ कि 3 सदस्यीय क्या है, ये त्रिसदस्यीय निकाय है। आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है और तीनों सदस्यों की स्थितियां और शक्तियां कैसी है, समान है।
मैंने कहा तीन में से यदि दो एक साइड हो जाएंगे तो ही क्या लिया जाएगा, यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि सभी की शक्ति क्या है यहाँ पर समान है, किसी को भी यहाँ पर एक ज़्यादा पावर नहीं दे रखी। वर्तमान में यह 3 सदस्यीय आयोग है। फिर मैं यदि यहाँ पर बात करूं कि जो संविधान में निर्धारित नहीं है कार्यकाल भी, इसका जो कार्यकाल है वो भी क्या नहीं है, संविधान में निर्धारित नहीं है, लेकिन संसदीय कानून के अनुसार 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अब देखिए कि 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु क्या होती है, कई जगह आपको लिखे हुए मिलेगी कि 6 वर्ष और 65 वर्ष। तो यहाँ देखिए कि जो 6 वर्ष है, 6 वर्ष तथा 65 वर्ष, 65 वर्ष, इसका तात्पर्य क्या है कि जिस दिन कोई व्यक्ति यहाँ पर पदभार ग्रहण कर रहा है उस समय उसकी आयु क्या रहेगी। उसने कहा कि पदभार ग्रहण करने के समय, पदभार ग्रहण करने के समय की आयु का, की आयु के आधार पर, अगर सपोज दैट यहां मैं कहूं कि आयु के आधार पर, इसका तात्पर्य क्या है कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को हमने इलेक्शन कमीशन में नियुक्त कर दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में। फिर मैंने कहा यहाँ पे आपको कि उस व्यक्ति के विषय में यदि मैं चर्चा करूं तो या तो उस व्यक्ति को कार्य करते हुए 6 वर्ष पूरे हो जाएं, या फिर उस व्यक्ति को कार्य करते हुए 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए। अर्थात या तो उसको एग्जैक्ट 6 वर्ष का कार्यकाल दे दिया जाएगा, फिर भी अगर उसकी 65 वर्ष की आयु नहीं होती है तो उसको 6 वर्ष बाद में रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उसकी आयु 65 वर्ष हो जाती है तो उसको उसी समय क्या कर दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा, चाहे उसके कार्यकाल के 6 वर्ष समाप्त हुए हो या ना हुए हो। ये इस वस्तु से परिचित किया जाता है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसका जो वेतन है वो वेतन कहाँ से दिया जाता है, संचित निधि से। कहाँ से दिया जाता है, संचित निधि से। अब पद विमुक्ति, इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको हटाने के लिए आपको वही सारे प्रावधान करने होंगे जो प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, इस संसद द्वारा जारी उस प्रकार ही पद से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को। इसका मतलब क्या है कि आपको दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से क्या करना पड़ेगा, प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, तब ही जाकर आप इनको हटा सकते हो। यह हमारे संविधान की एक बेहद खूबसूरती है जिसमें कि आप नियंत्रण और समन्वय का सिद्धांत भली भांति देख पाते हो। प्रथम यदि मैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करूं तो वो कौन है, सुकुमार सेन। लेकिन यदि मैं वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करूं तो उसका नाम क्या है, राजीव कुमार, अर्थात उनका नाम क्या है, राजीव कुमार। तो यहाँ से आपको निर्वाचन आयोग के विषय में क्या क्या याद रखना है, भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक। साथ के साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि संविधान में इसका कोई विशेष प्रकार से वर्णन नहीं किया गया है, ना ही इसकी संरचना डिसाइड की गई है। और कार्यकाल की यदि मैं बात करूं तो उसके बारे में भी कोई खास विवरण नहीं है, लेकिन संसद ने कानून बनाकर 6 वर्ष या 65 वर्ष का प्रावधान कर दिया है। साथ ही यदि मैं बात करूं कि इसका प्रमुख कार्य क्या होता है तो केंद्र और राज्य स्तर पर जितने भी इलेक्शन होते हैं, आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए, उनके चुनाव करवाने का इनका कार्य रहता है। साथ ही में कोई राष्ट्रपति को ये क्या करते हैं, अपनी सिफारिशें देते हैं। साथ ही यदि मैं बात करूं यहाँ पर कि जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी सभी की शक्तियां कैसी होती है, समान होती है। और यदि मैं बात करूं कि इनको हटाने का वही प्रावधान है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान होता है। अर्थात मैं कहूं कि संसद से विशेष बहुमत के द्वारा पारित करके इनको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। फिर यदि मैं यहाँ पर बात करूं कि जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे, सुकुमार सेन, और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। फिर यदि हम अगले की बात करें, अब आपके सामने आ रहा है जो मोस्ट डेंजरस आयोग, और जिसको कि किस नाम से जाना जाता है, संघ लोक सेवा आयोग। अब संघ लोक सेवा आयोग के विषय में यदि मैं आपको कुछ चर्चाएं बताऊं तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की कुछ बैकग्राउंड में जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका इतिहास क्या था, स्थापना किस क्रम में हुई है, संविधान में कहाँ वर्णन किया गया है, साथ के साथ इसके सदस्यों को किस प्रकार से हटाया जा सकता है या सदस्यों के लिए क्या योग्यताएं रहेगी, और साथ के साथ इसका कार्य क्या रहेगा। उन विषय वस्तुओं को हम बेहतर तरीके से समझेंगे। सबसे पहले तो आप याद कीजिए कि
1853 का चार्टर एक्ट। और उस चार्टर एक्ट में पहली बार ये बात कही गई थी कि भारत में लिखित परीक्षाओं के माध्यम से अब लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। अर्थात सरकारी नौकरी में लिखित परीक्षाओं का जो चलन आया था वो कब से आया? 1853 के चार्टर एक्ट से। लेकिन उस समय ये प्रावधान नहीं किया गया था कि केंद्र और राज्य स्तर पर हम किसी भी लोक सेवा आयोग की स्थापना करेंगे। लेकिन 1999 अर्थात 1919 का एक्ट आया था, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 या आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी कि जानते हो। और उसमें क्या कहा गया था कि केंद्र स्तर पर एक लोक सेवा आयोग का गठन करना चाहिए। और उसके बाद ही आपको पता है ली कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर 1926 में यूपीएससी की स्थापना की गई थी, जिसको कि पहले वहां पर संघ लोक सेवा आयोग के नाम से नहीं जाना जाता था, केवल और केवल लोक सेवा आयोग। और जो पहले जो परीक्षाएं आयोजित करवाया जाता था उसको क्या करवाया जाता था? आईसीएस परीक्षाओं के नाम से जाना जाता था, इंपीरियल सिविल सर्विसेज के नाम से। उसके बाद आपको पता है कि राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग का जो गठन का प्रावधान किया गया था वो 1935 के एक्ट में प्रावधान किया गया था कि जिस प्रकार केंद्र स्तर पर भर्ती परीक्षाओं के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग है, ठीक उसी प्रकार से राज्य स्तर पर अच्छी भर्तियों के लिए एक सेवा आयोग गठन करना चाहिए। और वो गठन कौन सा होगा? राज्य लोक सेवा आयोग। और 1935 के एक्ट में कहा गया था कि आप संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी आप गठन कर सकते हो। ये सारी विषय वस्तु आपको पता होनी चाहिए। फिर ये चीजें आपको पता है कि संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है यूपीएससी के बारे में? यूपीएससी के कार्य क्या है? जितने भी जो सरकारें हैं उन सरकारों का किस प्रकार से यूपीएससी के प्रति रवैया रहा है, उन सभी विषय वस्तु को हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले भाग 14 से लेकर भाग 14 की बात कर रहे हैं हम। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक, अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक। मैंने कहा कि अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 में जो यूपीएससी है उस यूपीएससी के बारे में वर्णन किया गया है। मैंने आपको बताया था कि जिस आयोग के बारे में यदि संविधान में वर्णन किया गया है तो उसको क्या कहा जाता है? संवैधानिक आयोग कहा जाता है। तो यूपीएससी कैसा है? एक संवैधानिक आयोग है जिसको 2026 में 100 साल पूरे हो जाएंगे। फिर मैंने कहा कि सरकार की लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालक है ये। मैंने कहा कि लोक सेवाओं की परीक्षाओं के लिए संचालक है। अब संघ लोक सेवा आयोग की दिशा में सबसे पहला किंतु अप्रत्यक्ष प्रयास कब से किया गया था? 1853 के चार्टर एक्ट से। फिर मैंने आपको बताया कि 1919 के अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम के माध्यम से लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। फिर मैंने आपको बताया था कि 1935 में संयुक्त लोक सेवा आयोग और साथ साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग के विषय में चर्चाएं की गई थी। यहाँ पर देखिए 1926 में मैंने कहा था कि आपको यूपीएससी बनकर रेडी हो चुकी है और उसको यूपीएससी को लगभग 2026 में क्या हो जाएंगे? 100 वर्षों की एक संस्था हो जाएगी। मैंने कहा कि लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926 में और पहला अध्यक्ष कौन बना था? सर रोजर बारकर। 1926 यूपीएससी का अध्यक्ष सर रोजर बारकर। फिर मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी 1950 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। इसका मतलब क्या है कि पहले इसका नाम क्या है? केंद्रीय लोक सेवा आयोग, और अब क्या कर दिया इसका नाम? संघ लोक सेवा आयोग। आयोग के रूप में संवैधानिक स्वरूप प्रदान कर दिया गया। इसका मतलब क्या है कि इसका वर्णन कहाँ मिल रहा है आपको? संविधान में मिल रहा है। संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष सर रोजर बारकर थे 1926 में। लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष कौन है? एच के कृपलानी। मैंने कहा कि स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष कौन है? वो कौन है? एच के कृपलानी। फिर यदि मैं बात करूं यहाँ पे कि संविधान लागू होने के बाद पहले अध्यक्ष के रूप में कौन है? आर एन बनर्जी। संविधान लागू होने के बाद जो पहले अध्यक्ष हैं वो कौन है? आर एन बनर्जी। और वर्तमान अध्यक्ष की यदि मैं बात करूं तो वो आपके सामने कौन है? मनोज सोनी। इसका मतलब क्या है कि आपको यूपीएससी के विषय में संपूर्ण चर्चाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले अध्यक्ष कौन है, स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन बने थे। फिर यदि मैं बात करूं कि पहली बार अर्थात जब यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1926 में, तब अध्यक्ष कौन बने हैं।
देखिए ये न सभी विषय वस्तुओं का आपको पता होना चाहिए। अब देखो अनुच्छेद 315 इसके विषय में कुछ कह रहा है, और अनुच्छेद 315 क्या कह रहा है कि केंद्र स्तर पर एक लोक सेवा आयोग का गठन होना चाहिए, साथ ही राज्यों के स्तर पर भी क्या होना चाहिए, एक लोक सेवा आयोग का गठन होना चाहिए जो कि विभिन्न विभिन्न एग्जामों को कंडक्ट करवाएगा। साथ ही संयुक्त आयोग का भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर गठन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यूपीएससी संयुक्त आयोग का गठन की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पर इसमें 315 में, कि राज्यों के स्तर पर भी एक लोक सेवा आयोग का गठन होना चाहिए। आप याद कीजिए 1935 के एक्ट में ये विषय वस्तु से परिचित करवाया गया था। साथ ही अब भी कह रहे हैं संविधान का अनुच्छेद 315 कि आप ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी आप निर्माण कर सकते हो। दो अगर कोई छोटे राज्य है तो वो भी मिलकर क्या कर सकता है, एक जेपीएससी का निर्माण कर सकता है। अब ये कह रहा है कि यूपीएससी का जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। मैंने कहा यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। फिर यदि मैं बात करूं प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथासंभव आधे ऐसे व्यक्ति हों जो भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी प्रशासनिक पद पर धारण कर चुके हो। अब देखिए यहाँ पर क्या विषय वस्तु निकल के आ रही है। कहने का तात्पर्य है कि यूपीएससी का सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जो कम से कम 10 वर्ष तक प्रशासनिक पद का धारण कर चुका हो। आधे ऐसे सदस्यों के लिए क्या कर रखा है, संवैधानिक प्रावधान कर रखा है। कार्यकाल वही 6 वर्ष और 65 वर्ष का। यदि मैं बात करूं कि यूपीएससी अपनी रिकमेंडेशंस किसको देगी, राष्ट्रपति को। लेकिन अगर यूपीएससी के सदस्यों अर्थात यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना तो उसके लिए भी क्या प्रावधान किया गया, वही है सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, और उसके लिए राष्ट्रपति सिफारिश जरूर देगा लेकिन उस सिफारिश की जांच कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, और उसके बाद राष्ट्रपति क्या लेगा, निर्णय लेगा। इसका तात्पर्य क्या है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को त्याग पर। इसका मतलब यह है भाई राज्य वाला अर्थात अगर कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो वो अपना त्याग पत्र किसको देगा, राज्यपाल को देगा। और यदि मैं बात करूं राष्ट्रपति को कौन देगा, यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष किसको देंगे, यूपीएससी को देंगे। कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष और 62 वर्ष का। जो स्टेट के लिए क्या है 62 है, वहां कितना है 65 है। यदि मैं बात करूं कि यूपीएससी को सदस्यों को देखो साबित कदाचार के आधार पर किसी भी अगर कोई भी ऐसी अनऑफिशियल गतिविधि पाई जाती है तो उसके आधार पर यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लेकिन हटाए जाने का मैंने प्रावधान बताया कि राष्ट्रपति सिफारिश करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा, उसका फाइनल वर्डिक्ट आएगा, उसके बाद ही क्या लिया जाएगा, ऐसा कोई डिसीजन लिया जाएगा। देखिए सिफारिश के आधार पर ही क्या किया जाएगा, इसको हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के कदाचार के साथ सुप्रीम कोर्ट, किंतु पद से अंतिम शक्ति किसको है, राज्यपाल को। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर विषय वस्तु क्या निकल के आ रही है कि राज्य के अगर लोक सेवा आयोग के सदस्यों के विषय में भी ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उसकी जांच कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन हटाएगा कौन, यहाँ से राज्यपाल हटाएगा। इसका मतलब क्या है कि केंद्र में राष्ट्रपति और यहाँ पर राज्यपाल, ये दोनों के दोनों पैरेलल संस्थाएं कार्यरत रहेगी। फिर यदि मैं यहां पर बात करूं अगला, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब इसके विषय में क्या है, देखो इसका भी अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 संविधान के भाग 5 में क्या दिया गया है, इसका वर्णन किया गया। देखो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, ये भी एक संवैधानिक पद है और इसके विषय में चर्चा कहाँ की गई है, अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 के बीच में। यहाँ पर मैं बात करूं कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर। अब यहाँ पर आप कितनी ही मंत्री परिषद की सलाह ले लीजिए, लेकिन जहां आपको ये लिखा हुआ मिल जाए कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा हो रही है, जहां ये लिखा हुआ मिल जाए कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा हो रही है और मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका साफ शब्दों में अनुवाद यही निकल रहा है कि प्रधानमंत्री क्या करता है, नियुक्ति करता है। मैंने कहा कौन नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। अब देखिए फिर राष्ट्रपति के समक्ष क्या लेता है, ये शपथ लेता है। संविधान में कैग की योग्यता और कार्यकाल के संबंध में क्या दे रखे हैं, कुछ चर्चाएं दे रखी है। संसदीय अधिनियम के अनुसार कैग का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक की आयु के बारे में वर्णन किया गया है। अब देखिए मैंने कहा कि मूल संविधान में कैग के विषय में कोई वर्णन नहीं दिया जा रहा भाई किस प्रकार से कार्य करेगा ये, लेकिन संसदीय अधिनियम के माध्यम से कैग के विषय में क्या चर्चा की गई है कि ये ऑडिट करेगा, और ऑडिट क्या करेगा कि भाई कितने खर्चे हो रहे हैं, उन खर्चों के बारे में विवरण कौन करेगा, ये करेगा कौन,
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब इसकी यदि मैं बात करूं तो देखिए, जितने भी जो केंद्र सरकार खर्चे करती है उन खर्चों का विवरण कौन रखेगा, ये रखेगा। और इन जो अपनी फाइनल रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अल्टीमेट कहाँ रखेगा, उसको संसद के सामने। इसका तात्पर्य क्या है कि जितने भी जो खर्चे होते हैं उन खर्चों को ऑडिट करने का काम कौन करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी जो खास विषय वस्तु क्या है, किसको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा। और ये अपने जो बाध्यकारिता है, अर्थात इसके मैं कहूँ कि जो कैग है, इस कैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके प्रति है, राष्ट्रपति के प्रति। लेकिन आप यकीन मानिए कि जो कैग है, इस कैग को आप हटा नहीं सकते। तात्पर्य क्या है, इसको हटाने का एक रिजिड प्रोसीजर है, इस कैग को आप हटा नहीं सकते। इसका कार्यकाल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। कारण उसका, क्योंकि केंद्र सरकार अपने हिसाब से इस विषय वस्तु को मैनेज करती है। फिर मैंने कहा कि पद मुक्ति सुप्रीम कोर्ट के समान। अब हटाने का तात्पर्य देखो किस चीज से लिया जाता है, जहां पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाए कि सुप्रीम कोर्ट के समान, तो इसका मतलब क्या है, काफी रिजिड प्रोसीजर है और रिजिड प्रोसीजर के द्वारा आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर बता रहे कैग किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। भाई कैग खुद चाहेगा तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। कैग के प्रमुख कार्य क्या है, कैग की प्रमुख कार्य क्या है, जो लेखाएं हैं, राज्य के लेखाओं के विषय में जांच करना। और ये शक्ति इसको कौन देता है, अनुच्छेद 149 देता है, अनुच्छेद 149 देता है। कैग भारत की आकस्मिक निधि और भारत के सार्वजनिक खातों में प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खातों में होने वाले खर्चों का परीक्षण करता है। अर्थात इसके पास क्या है, ये शक्ति है। लेकिन आप बताइए मुझे, उस शक्ति का आप क्या करो तब खर्चा हो जाने के बाद में। इसका मतलब क्या है कि ये व्यक्ति ऐसा है जो खर्च हो जाने के बाद में, जितना खर्चा हुआ है उस खर्च हो जाने के बाद में क्या करता है, ये जांच करता है। इसका मतलब क्या है कि जब अगर चिड़िया चूक खेत को अगर पूरे को खा जाती है तो उसके बाद जांच करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी इसका कोई अपने आप में ही कुछ संवैधानिक अपना व्यक्तित्व रखता है। पहले कैग की मैं बात करूं तो वो कौन थे, वी नरहरि थे। और वर्तमान कैग की बात करूं तो मैं आपको पहले ही फोटो दिखा चुका, और वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। अब इसके विषय में आप समझिए कि जो कैग है, इस कैग का संविधान में अनुच्छेद भाग 5 अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के बीच में वर्गीकरण किया गया है, इसका विवरण बताया गया है। फिर कैग के प्रमुख कार्य जो अकाउंट्स वगैरह की जांच करना है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री की सलाहकार पर अर्थात मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। लेकिन अल्टीमेट जहां मंत्रिपरिषद की सलाह आ जाती है, इसका मतलब वहां पर प्रधानमंत्री की मनमानी आ जाती है। साथ ही यदि मैं यहाँ पर बात करूं कि कैग के विषय में अकाउंट्स की जांच करता है, जो इसका जो कार्यकाल है उसके विषय में कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी संसदीय अधिनियम के द्वारा इसका कार्यकाल को फिक्स किया गया है। यदि मैं बात करूं कि पहले कौन थे, वी नरहरि, वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में कैग कौन है, आपको केवल और केवल जितना बताया जा रहा है उतना ही याद रखना है। फिर आपके सामने एक काउंसिल आ जाती है जिसको क्या कहा जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल अर्थात जीएसटी। अब इस जीएसटी को जैसे ही आपके दिमाग में आ जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक व्यापक विषय वस्तु से लिया जाता है। क्योंकि पहले जीएसटी आने से पहले केंद्र और राज्यों के बीच में इतने सारे टैक्सेस थे, तो कई बार टैक्स लगाने वाले और वसूलने वाले कंफ्यूज हो जाते थे कि कहाँ मैं वैट लगाऊं, कहाँ मैं सेस लगाऊं। इसका मतलब क्या है कि वैल्यू एडेड टैक्स और सेस, अर्थात यदि मैं कोई भी अगर कोई यदि मैं एंट्री ड्यूटी या एग्जिट ड्यूटी भी लगा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि इतने सारे टैक्स थी कि जिनकी हालत खराब हो चुकी थी, कौन वसूलेगा और कौन किस प्रकार से मैनेज करेगा। अब इसीलिए भारतीय संविधान की एक अमेंडमेंट सामने आता है और उस संविधान का अमेंडमेंट को 101वां संविधान संशोधन कहा जाता है, जिसके तहत जीएसटी काउंसिल की व्यवस्था की जाती है। जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष रहता है वो कौन रहती है, वित्त मंत्री रहते हैं, साथ ही साथ इसके सदस्य रहते हैं जो संपूर्ण राज्यों के अध्यक्ष रहते हैं। यहाँ पर संपूर्ण राज्य के सदस्य लोग रहते हैं। यहाँ पर साथ के साथ यदि मैं बात करूँ जीएसटी काउंसिल के विषय में, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल है, उसका संविधान के अनुच्छेद 279A में जिसका वर्णन किया गया है। यहाँ मैंने आपको बताया कि जितने भी जो मैंने कहा कि 101वां संविधान संशोधन होगा, और वो कब है, 279
1A अनुच्छेद में। जीएसटी का जो प्रमुख कार्य है, जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के लिए एक संवैधानिक निकाय है ये, अर्थात सेंटर और स्टेट के बीच में क्या है, एक जो टैक्सेस को लेकर आपस में समन्वय करने वाली एक संस्था है। अध्यक्ष कौन रहेंगे, वित्त मंत्री रहेंगे, और सभी 28 राज्यों की कौन रहेंगे, वित्त मंत्री रहेंगे। इसमें मतलब अध्यक्ष तो वो रहेगी, लेकिन वित्त मंत्री कौन रहेंगे यहाँ पर, अर्थात वर्तमान में कौन है, निर्मला सीतारमण है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर वित्त मंत्री क्या रहती है, इसकी अध्यक्ष रहती है, साथ के साथ में अन्य राज्य के जितने भी जो वित्त मंत्री रहेंगे वो इसके क्या रहेंगे, सदस्य रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक विषय वस्तु दिखाई देगी, और वो विषय वस्तु क्या दिखाई देगी, यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एक विशेषता दिखाई देगी आपको, जो कि भारतीय संविधान के अपने आप में एक यूनिक विशेषता है। और वो सहकारी संघवाद की विशेषता यहाँ पर क्या है कि जिसमें स्टेट और राज्य मिलकर क्या कर रहे हैं, अपने अपनी योग्यता अर्थात अपने अपने समन्वयकारी भूमिका निभा रहे हैं, जो कि रियलिटी में क्या है, सहकारी संघवाद का उदाहरण है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जीएसटी काउंसिल के तहत जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो 75% भारित बहुमत से लिए जाते हैं। मैंने कहा 75% भारित बहुमत से जीएसटी काउंसिल के तहत क्या लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन डिसीजन आपको 75% भारित बहुमत से ही लेना पड़ेगा। अब देखिए, निर्णय लेने के लिए एक तो कौन होगा, राज्य होगा, और एक कौन होगा, केंद्र होगा। अब इसमें वोटिंग जो क्षमता दे रखी है वो 1/3 केंद्र के पास में और 2/3 सभी राज्यों के पास में। अब इस चीज को आप समझिए कि 1/3 का मतलब क्या होता है, 30%, अप्रोक्स 30.33%। और उधर यदि मैं बात करूं कि अगर पूरे राज्य भी एक साथ मिल गए तो भी 2/3 ही है, इसका मतलब वो भी अप्रोक्स कितना है, 66.6%। लेकिन आप बताइए कि इधर क्या है, 33.3%। ओवरऑल अपन ये मान सकते हैं कि 33% और 60%। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर मुझे बताइए कि कोई भी डिसीजन लेना है तो किससे लिया जा रहा है, 75% भारित बहुमत से। इसका मतलब ना तो अकेला राज्य कुछ कर सकता है और ना ही अकेला केंद्र कुछ कर सकता है। लेकिन यहाँ पर विषय वस्तु क्या निकल के आ रही है कि केंद्र को पास में यहाँ पर कम शक्ति है, लेकिन राज्य के पास में ज्यादा शक्ति है। लेकिन केंद्र ने भी क्या कर रखा है, यहाँ पर एक स्पष्ट डिसीजन लागू कर दिया कि 75% बहुमत। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को जीएसटी पर कोई भी निर्णय लेने के लिए आपस में समन्वयकारी भूमिका निभानी पड़ेगी। अगर ये समन्वयकारी भूमिका निभाएंगे तभी कोई डिसीजन ले पाएंगे यहाँ पर, और वो डिसीजन कौन सा होगा, 75% भारित बहुमत से। इसी वजह से मैंने शुरुआत में क्या कहा कि ये क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अर्थात सहकारी संघवाद का सबसे बेहतर उदाहरण है, जहां राज्यों के पास में शक्तियां भले ही ज्यादा है लेकिन राज्य अकेले मिलकर भी अपना कोई निर्णय नहीं ले सकते। केंद्र के पास में शक्ति भले ही आवश्यक कम है, लेकिन दोनों के समन्वय से ही जीएसटी काउंसिल कोई ना कोई डिसीजन ले पाएगी। इतना विषय वस्तु आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपके सामने आ जाता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग। इसके विषय में हम बात करते हैं। अर्थात यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट। इसका मतलब क्या है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के विषय में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की। अब देखिए अनुच्छेद 338, मैंने कहा कि अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, जो 65वां संविधान संशोधन 1990 में। इसका मतलब क्या है कि जो 65वां संविधान संशोधन 1990 आया था, उस 1990 के आधार पर ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया गया था। उससे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी संविधान में, और वो संविधान में जो नियुक्ति की जाती थी, लेकिन बाद में जाकर पता चला कि भाई अनुसूचित एससी और एसटी के कल्याण के लिए हमें एक व्यक्ति से पार नहीं पड़ने वाले, उसके लिए एक आयोग का गठन करना पड़ेगा। अब इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया, अनुच्छेद 338 के तहत 65वां संविधान संशोधन 1990 में क्या कहा गया कि एक तो अनुसूचित जाति आयोग और एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होगा। ये अभी तो अनुच्छेद 338 65वें संविधान संशोधन में एक ही किया है, लेकिन 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 ए जोड़ दिया गया, जिसमें क्या कहा गया, अनुच्छेद 338 ए में तो कहा गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और अनुसूचित 338 में क्या कहा गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। साथ के साथ इसकी संरचना क्या कहा गया कि एक तो अध्यक्ष होगा,
एक उपाध्यक्ष होगा। क्या कहा, एक तो अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 3 पूर्णकालिक सदस्य रहेंगे और उन सदस्यों में एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है। इसका मतलब क्या है कि जो सदस्य रहेंगे, एक अध्यक्ष रहेगा, एक उपाध्यक्ष रहेगा, 3 पूर्णकालिक सदस्य रहेंगे और वो 3 पूर्णकालिक सदस्यों के साथ साथ ही यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक महिला सदस्य का होना भी अनिवार्य है। फिर यहाँ पर एक और विषय वस्तु निकल के आती है और वो विषय वस्तु क्या है, क्या आप मुझे बताइए यहाँ पर कि इसमें जो नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है यहाँ पर, राष्ट्रपति के द्वारा। साथ ही यदि मैं बात करूं कि जो आयोग है वो आयोग ही किसको रिपोर्ट देगा, यहाँ पर राष्ट्रपति को देगा। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में राज्य की जो रिपोर्ट जाएगी वो किसके पास में जाएगी, राज्यपाल के पास में। अब यहाँ पर जो SC ST के लिए जो आयोग का गठन किया गया, अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के लिए जो अध्यक्ष रहेगा, उस अध्यक्ष के पास में जो शक्तियां रहेगी, उन शक्तियों का वह ST और SC के कल्याण के लिए कार्य करेगा। साथ के साथ में यदि मैं यहाँ पर बात करूं आपको कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, सेवा और शर्तों का निर्धारण भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। प्रमुख कार्य क्या है, ST SC के कल्याण के लिए सिफारिशें देना और ST ST के लिए संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना। अब यहाँ पर देखिए कि अनुच्छेद 338 पहले किस विषय में बात करता था कि SC ST के लिए एक अधिकारी को अपॉइंट किया जाता था जो कि उनके कल्याण के लिए कार्य करेगा। लेकिन कालांतर में समझ में आया कि इस विषय वस्तु से अर्थात 65वें संविधान संशोधन से यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला और उसके लिए आयोग का गठन कर दिया। और वो आयोग किस नाम से जाना जाता है यहाँ पर, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। अब ये तो पहले एक ही आयोग था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इन्होंने एक प्रावधान किया और उस प्रावधान में क्या कर दिया गया, अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 ए जोड़ दिया गया, जिसमें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कर दिया गया, जिसका एक सदस्य रहेगा, एक उपाध्यक्ष रहेगा, एक अध्यक्ष रहेगा और एक उपाध्यक्ष रहेगा और 3 पूर्णकालिक सदस्य रहेंगे जिनमें एक महिला होना अनिवार्य है। केंद्र स्तर पर जो रिपोर्ट जाएगी वो राष्ट्रपति के पास जाएगी और राज्य स्तर पर रिपोर्ट किसके पास में जाएगी, राज्यपाल के पास में जाएगी। ये संपूर्ण विवरण किसके विषय में किया जा रहा है, यहाँ पर आयोगों के विषय में किया गया है। फिर मैंने आपको बताया कि इनका हटाने का वही सारे प्रावधान है जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान है। इसका तात्पर्य क्या है कि जितने भी जो संवैधानिक आयोग है, इन संवैधानिक आयोगों में सरकार इतनी आसानी से छेड़छाड़ नहीं कर सकती जितना भी जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग होते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज होती हैं, उनमें सरकार आसानी से हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन इनमें आसानी से हस्तक्षेप सरकार किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकती। फिर उसके बाद हम बात करें SC ST के लिए तो आपने पढ़ लिया, लेकिन अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अर्थात NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज अर्थात NCBC के विषय में। अब ये क्या है, देखो आपने ST के लिए देखा, आपने SC के लिए देखा, अब आ गया कौन सा, OBC के लिए। अब किसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पर, OBC के विषय में। अब OBC के विषय में यदि मैं बात करूं तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत, इसका मतलब क्या है कि जब मूल संविधान था उस मूल संविधान में इस आयोग के विषय में एक व्यापक चर्चा नहीं की गई थी, जबकि इसका जो निर्माण किस एक्ट के तहत किया गया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 के एक्ट के तहत 102वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत इसको क्या दिया गया है, यहाँ पर संवैधानिक मान्यता दी गई है। साथ के साथ इसको कब दी गई है, 2018 में मान्यता दी गई है। इसका जो पैतृक मंत्रालय है वो पैतृक मंत्रालय यहाँ पर कौन सा है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, केंद्रीय सामाजिक और न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। लक्षित वर्ग अर्थात इसका जो टारगेट क्या है, वो टारगेट क्या है, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग। अर्थात यदि मैं कहूं कि जो OBC में आते हैं और वो कौन से हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे विषय वस्तु एक निकल के आती है कि आप मुझे बताइए कि संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, इसके लाभ क्या होंगे। अर्थात एक तो हमने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखी और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखी। इसका तात्पर्य किस विषय वस्तु से है कि यदि हमें संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा तो उसके ऐसे एक्स्ट्रा कौन कौन से प्राधिकार है जो किसी भी आयोग को मिल जाएंगे, तो वो कौन कौन से है, देखो सिविल न्यायालय के समान शक्तियां मिल जाएगी उसको। साथ ही OBC से जुड़े मामले सीधे संसद में रखे जाएंगे। साथ के साथ ही निर्वाचित सरकार द्वारा
आयोगों की मांगों की उपेक्षा करना कठिन हो जाएगा और ओबीसी के कल्याण का क्या हो जाएगा, मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर कोई भी जो आयोग है वो आयोग यदि यहाँ पर क्या बन जाता है, संवैधानिक आयोग बन जाता है, तो इसका मतलब क्या लिया जाता है संवैधानिक आयोग से, तो संवैधानिक आयोग का मतलब यहाँ पर क्या है कि ओबीसी का कल्याण प्रशस्त होगा, साथ के साथ ही निर्वाचित सरकार द्वारा आयोग की मांगों को जो उपेक्षा करना है वो गलत हो जाएगा, अर्थात वो आसान नहीं हो पाएगा। साथ के साथ ही ओबीसी से जुड़े मामले सीधे की सीधे कहाँ रखे जाएंगे, ये ओबीसी के लिए किसी भी आयोग के विषय में सभी चीजें लागू होती हैं शर्तें। यदि किसी आयोग को यहाँ पर संवैधानिक आयोग का दर्जा मिल जाता है यहाँ पर। यदि हम आगे बात करें तो आगे आपको एक और पद दिखाई देगा और वो कौन सा रहेगा, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी। अब भाषाई अल्पसंख्यक मतलब ये है कि अगर भारत में कोई भाषा है, भारत में मैंने कहा सपोज दैट कोई भाषा है और उस भाषा की यदि मैं बात करूं तो उसके बोलने वाले कम है, क्या है, बोलने वाले कम है। इसका मतलब आप इस तरीके से ले सकते हो कि यहाँ मैं तुलना करके बताऊं कि एक तो आपसे मैंने कहा कि हिंदी भाषा, कौन सी भाषा, हिंदी भाषा, एक मैंने आपको ऑप्शन दिया अंग्रेजी, एक मैंने आपसे कहा कि बोडो, डोंगरी। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनके जो संख्या अर्थात अनुपातिक दृष्टि से बोलने वाले कम है, लेकिन उन भाषाओं को भी हमें संरक्षण करना है। इसके लिए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 लाया गया। भाग 17 में अनुच्छेद 350 ख में इसका वर्णन मिलता है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षित करना ही इसका क्या है, उद्देश्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे जितने भी जो हमने आयोग पढ़े हैं ये आयोग कौन से हैं, ये सभी के सभी आयोगों का संबंध किससे है, आपको यहाँ पर संवैधानिक आयोगों से संबंध है। फिर यदि हम आगे जाएं तो आगे आपको कौन से आयोग पढ़ने पड़ेंगे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप इनको असंवैधानिक किसी भी स्थिति में नहीं कह सकते कि सर ये असंवैधानिक है। असंवैधानिक वर्ड इनके लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इनके लिए जो सही वर्ड रहेगा वो कौन सा रहेगा, गैर संवैधानिक। कौन सा, गैर संवैधानिक। साथ साथ ही आप इनको सांविधिक आयोग भी कह सकते हो। कौन सा आयोग कह सकते हो, सांविधिक आयोग भी कह सकते हो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये गैर संवैधानिक आयोग है, सांविधिक आयोग है, लेकिन ये असंवैधानिक आयोग नहीं है। यदि यहाँ पर मैं बात करूं कि असंवैधानिक आयोग इनको असंवैधानिक आयोग देखिए, इनको गैर संवैधानिक आयोग कह सकते हो आप, इनको आप सांविधिक आयोग कह सकते हो, लेकिन आप असंवैधानिक आयोग नहीं कह सकते। इसका मतलब क्या है कि इनको संसद के द्वारा क्या दी गई है, कुछ शक्तियां दी गई है। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर कौन सा आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ऊपर हम चर्चा करने रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, मानवाधिकार का मतलब होता है कि आपके पास में चाहे कोई संविधान हो या ना हो, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं कि आपको मानव होने के नाते प्रकृति ने दिए हैं और उनको क्या कहा जाता है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार कहा जाता है। अब ठीक उसी प्रकार से आपने कई बार सुना होगा कि ये तो मेरा कानूनी अधिकार है, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो आपके मानव होने के नाते भी अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। आपके पास में ना तो कोई संविधान हो, ना ही आपके पास में कोई ऐसा वातावरण हो, लेकिन फिर भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर कुछ संविधान के बारे में चर्चाएं की जाएगी, अर्थात कुछ ना कुछ आपके पास में अधिकार रहेंगे। देखिए, वो अधिकार कौन कौन से हैं, उन अधिकारों के विषय में यदि हम चर्चा करें, और सबसे पहले आप देखिए 10 सितंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की, जिसमें व्यक्तिगत गरिमा, स्त्री पुरुष समानता, सामाजिक आर्थिक समता और जो स्वतंत्रता जैसे अधिकारों का उल्लेख किया। इसका मतलब क्या है कि एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते भी आपके कुछ ना कुछ
अधिकार बनते हैं। मैंने कहा कि कुछ अधिकार बनते हैं। कुछ ना कुछ आपके यहाँ पर अधिकार बनेंगे। यदि मैं उन्हीं अधिकारों की बात करूं तो भारत 1948 में क्या है, उन अधिकारों का एक हस्ताक्षरकर्ता देश रहा है, और साथ ही साथ मानव संरक्षण अधिनियम 1948 का भी क्या है, सिग्नेटरी है भारत में। देखिए चाय पी ली है और थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो ना। देखिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानव अधिकारों का भारत क्या है, संरक्षण करता देश है, 1948 में ही सिग्नेटरी देश है। साथ ही केंद्रीय और राज्य स्तर पर मानव अधिकार आयोग की स्थापना करना, और यह कैसा है, एक सांविधिक निकाय है। इसका मतलब क्या है कि ये सांविधिक निकाय है, ना कि ये संवैधानिक आयोग है। इसको आप यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ये गैर संवैधानिक आयोग है, गैर संवैधानिक आयोग है, गैर संवैधानिक आयोग है। देखिए यदि मैं बात करूं कि इसकी जो इस सदस्य है, अर्थात यहाँ पर जिसका जो अध्यक्ष अपॉइंट किया जाएगा ना, वो भी एक महत्वपूर्ण पद होता है, और जनरली इसमें जो आता है वो व्यक्ति रिटायर्ड या तो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, या फिर हाई कोर्ट का कोई भी एक रेपुटेड सदस्य होगा, या फिर जज की कैटेगरी में आप उसको रख सकते हो, अर्थात न्यायाधीश होगा। तो एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति के आधार पर। अब देखो ये उच्च स्तरीय कुछ नहीं है, उच्च स्तरीय केवल और केवल क्या रहेगा, प्रधानमंत्री नाम मात्र की कमेटी का सिफारिश करता है, और वो खुद के आधार पर ही क्या कर देता है, अपॉइंट कर देता है। अध्यक्ष जनरली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट के कोई जज हो सकते हैं। देखिए हाई कोर्ट या अन्य मुख्य न्यायाधीश। देखिए 3 ऐसे सदस्य जिन्हें मानव अधिकारों के संबंध में व्यापक अथवा व्यवहारिक अनुभव हो। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें मिनिमम आपको उन्होंने बता रखा है कि 10 सदस्य होंगे। उन 10 सदस्यों में से उन्होंने क्या कहा कि लगभग यहाँ पर 3 सदस्य ऐसे होंगे जिनको मानव अधिकारों के संबंध में क्या हो, व्यापक अनुभव हो या व्यापक जानकारी हो। कम से कम एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है, ये शर्त रख रही है। साथ ही उच्च स्तरीय जो समिति रहेगी, आप देख लीजिए कौन सी उच्च स्तरीय समिति है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री। इसका मतलब क्या हुआ, आप कितना ही डिसीजन ले लीजिए, इसमें अपोजिशन के केवल 2 लोग हैं। साथ के साथ ही यहाँ पर उपराष्ट्रपति को उपसभापति मान लीजिए, क्योंकि लोकसभा का जो सभापति रहेगा, जो अध्यक्ष रहेगा, वो तो आपको पता है जनरली रूलिंग पार्टी से ही रहेगा। अपोजिशन के 2-2.5 मेंबर है इसमें। इसका मतलब क्या है, प्रधानमंत्री की सीधी सीधी चलेगी इसमें। और लॉजिकली बात है कि इसमें केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश को ही रखा जाता है। यहाँ पर राष्ट्रीय मानव अधिकार का 5 सदस्यीय निकाय, इसमें 1 सदस्य और 4 अन्य सदस्य होते हैं। देखिए इसमें मैक्सिमम 10 सदस्य हो सकते हैं, जबकि वर्तमान में इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के क्या है, 5 सदस्यीय निकाय है, जिसमें 1 सदस्य और क्या हो सकते हैं, 4 अन्य सदस्य हो सकते हैं। कार्यकाल कितना होगा उसका, 3 वर्ष या 70 वर्ष। साथ के साथ ही आयोग के अध्यक्ष और नियुक्ति की, देखो यहाँ पर पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, लेकिन मैं कहूँ कि केवल और केवल यहाँ पर क्या है, इनके पास में योग्यता कि ये पुनर्नियुक्ति की क्या रहेंगे, पात्र रहेंगे। फिर यदि मैं बात करूं अगला जो आ जाएगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अर्थात केंद्रीय सूचना आयोग। अब इस केंद्रीय सूचना आयोग अर्थात विजिलेंस अर्थात सतर्कता आयोग, ये कौन सा है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, ये कौन सा है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अर्थात CVC। फिर यदि मैं यहाँ पे बात करूं कि जो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, अर्थात इसकी स्थापना के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोध वाली समिति की सिफारिश के आधार पर की गई है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1964 में। मैंने कहा 1964 में स्थापना के संथानम वाली समिति की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ में केंद्र सरकार के आदेश के द्वारा स्थापना की गई थी। केंद्रीय सतर्कता अधिनियम 2013 के तहत इसको सांविधिक दर्जा मिल चुका है। यदि मैं बात करूं कि एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त, इसका मतलब क्या है कि केवल और केवल 3 सदस्य रहेंगे। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर। अब जहां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश आ जाए तो तुरंत एक चीज दिमाग में क्लिक कर दी जानी चाहिए, सीधा सीधा प्रधानमंत्री। 3 सदस्यीय निकाय है, 1 मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त रहेंगे। 2003 में इसको सांविधिक दर्जा मिल चुका है।
इतनी सारी विषय वस्तु आपको पता होनी चाहिए। साथ ही मैंने आपसे कहा कि कोई भी इसका जो अपॉइंटमेंट होगा वो अपॉइंटमेंट किस आधार पर होगा, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता। अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए, केवल और केवल एक व्यक्ति ऐसा है जो यहाँ पर अपोजिशन से, अन्यथा ये दोनों केंद्र गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के दोनों ही क्या कर लेंगे, अपन अपॉइंटमेंट कर देंगे। सीवीसी एक सलाहकारी निकाय, इसका मतलब क्या है कि बाध्यकारी निकाय नहीं है। अगर ये भी कोई विजिलेंस कमीशन अर्थात सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अपनी कुछ सिफारिशें देता है या फिर अपनी कुछ सलाह देता है तो केवल और केवल कैसा है, ये सलाहकारी निकाय, इसकी कोई जांच एजेंसी नहीं है, इसकी कोई जांच एजेंसी नहीं। इसका मतलब ना तो इसके हाथ है ना इसके पैर है। इसका मतलब क्या है कि कोई न्यायिक अधिकार भी नहीं इसके पास में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर कोई भी ट्रिब्यूनल है तो उस प्रकार के भी इसके पास में कोई अधिकार नहीं है, नहीं किसी अपराधी को दंड देने की शक्ति। अब देखिए किस प्रकार का विजिलेंस कर रहा है ये। ना तो इसके पास में ना ही कोई न्यायिक शक्तियाँ हैं, ना ये दंड दे सकता है, ना इसकी कोई जांच एजेंसी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो बगैर हाथ पैर का राणा सांगा निकला। यदि मैं बात करूं कि स्वतंत्र निकाय जो संसद के प्रति उत्तरदायी है, केवल और केवल अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है या 65 वर्ष का होता है। केवल और केवल अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष का आपके सामने दिखाई दे रहा है। फिर यदि मैं बात करूं कि लोकपाल और लोकायुक्त, देखो लोकपाल और लोकायुक्त के विषय में चर्चाएं हमारे जो संविधान है उस संविधान में तो मूलतः नहीं की गई है, लेकिन बाद में जाकर 1960s के दशक में जाकर लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में चर्चाएं की गई थी। क्योंकि स्वीडन में एक संस्था है जिसको ओम्बुड्समैन कहा जाता है, जिसका प्रमुख कार्य क्या है, जितने भी जो ग्रुप एक ही सर्विस वाले लोग हैं या फिर जितने भी जो मुख्य स्तर के जो नेता हैं उन नेताओं के विषय में अगर कोई करप्शन की चीज़ें पाई जाती तो उनके बारे में जांच करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त का गठन किया गया है, जिसमें कि लोकपाल को केंद्रीय स्तर पर रखा जाता है और लोकायुक्त को राज्य स्तर पर रखा जाता है। उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पर यदि मैं बात करूं कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के माध्यम से स्थापित किया गया था। ये वही 2013 वाला अधिनियम है जिसके तहत आपको पता है कि आज उसका परिणाम क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी क्या बढ़ चुके हैं, यहाँ पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। और इसी लोकपाल और लोकायुक्त के लिए आपको मैं बता दूं कि अन्ना हजारे ने क्या किया था, अन्ना हजारे ने क्या किया, यहाँ पर अनशन किया था। अन्ना हजारे ने अनशन किया था। इसका मतलब क्या है कि अन्ना हजारे ने क्या किया था, अनशन किया था। परिणाम किसको मिला, यहाँ पर परिणाम कुछ लोगों को मिल गया जिनमें आज कुछ लोग क्या बन गए, सीएम तक पहुंच चुके हैं। अब देखिए कि भारत में ऐसे लगता था कि लोकपाल और लोकायुक्त को आने के बाद में जितने भी जो नेता हैं इनके हाथ में से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सब कुछ मिला जुला रूप आपको दिखाई देगा। अब लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में मैंने आपको बताया कि स्वीडन में एक ओम्बुड्समैन नाम की संस्था है जो यही कार्य करती है, लेकिन भारत में इसका मैंने कहा कि ये सांविधिक निकाय है। जितने भी जो निकायों की बात कर रहे हैं उन ये तो उनको आप गैर संवैधानिक कह सकते हो या फिर वो सांविधिक निकाय की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मैंने कहा गुयाना प्रथम देश है इसको अपनाने वाला। गुयाना कैसा देश है, प्रथम देश है। ये जो अल्प जो डेवलप प्रदेश हैं उनकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर विकासशील देशों में। ओम्बुड्समैन की उदाहरण भारत में केंद्रीय विधि मंत्री कुमार सेन के द्वारा दी गई थी। लोकपाल और लोकायुक्त जो शब्द दिया गया था वो ML सिंघवी ने दिया था। यहाँ पर लोकपाल और लोकायुक्त पहले प्रशासनिक आयोग के द्वारा भी इस प्रकार की संस्था का निर्माण करने की रिकमेंडेशन दी गई थी लोकपाल विधेयक 1968 में, लेकिन लोकसभा के विघटन के कारण वो विधेयक क्या हो गया, लैप्स हो गया। वहाँ पर दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 जिसकी फाइनल रिपोर्ट कब आई थी, 2009 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में, जो कि उस समय कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। उनकी अध्यक्षता में उन्होंने भी कहा कि भाई ऐसी कुछ संस्थाएं होनी चाहिए जो राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर जितने भी जो उस अधिकार क्षेत्र में आने वाले कर्मचारी हैं उनके करप्शन का जांच करें। लेकिन केवल और केवल लोकपाल और लोकायुक्त एक सांविधिक निकाय बन गया, लेकिन केवल और केवल ये एक नाम मात्र निकाय बनकर रह चुका है वर्तमान में। इसकी शायद ही कोई प्रासंगिकता बच रही हो। यहाँ पर यदि मैं बात करूं लोकपाल विधायक सिफारिश देने के लिए प्रणब मुखर्जी के द्वारा अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह का गठन किया गया था 2011 में। अर्थात आपको पता है कोई भी जब निकाय बनता है तो निकाय बनने से पहले, मैंने कहा कि निकाय बनने से पहले यहाँ पर अर्थात अगर उसको संवैधानिक या गैर संवैधानिक की मान्यता दी जा रही है तो उससे पहले कुछ सुझाव दिए जाते हैं, और सुझाव वाली कमेटी कौन सी थी, प्रणब मुखर्जी। ठीक उसी प्रकार से आप याद कीजिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पर कमेटी किसकी थी, वहाँ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, जिसने की रिकमेंडेशन दी थी, और वो रिकमेंडेशन लगभग मार्च 2024 के आसपास उनको
मान लिया गया था। अब यहाँ पर देखिए 2011 में इसका गठन किया गया था। अब इसकी संरचना किस प्रकार से है, एक अध्यक्ष और 8 सदस्य के रूप में। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की पात्रता रखता है। 8 सदस्य में से 4 सदस्य कैसे होने चाहिए, न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए, और 4 सदस्य कैसे होने चाहिए, ST SC OBC और महिला श्रेणी से होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी, और सदस्यों के लिए भी शर्तें क्या रख दी कि भाई 4 सदस्य तो ऐसे होने चाहिए कम से कम जिनकी न्यायिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए, और 4 सदस्य कैसे होने चाहिए जिनकी ST SC OBC या महिला जिस श्रेणी से वो बिलोंग करते हो। कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु का होना चाहिए। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश के आधार पर, मतलब असली घोलमेल तो यहाँ पर ही सामने आ जाता है कि जहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाए कि राष्ट्रपति के आधार पर, क्योंकि मैं पहले भी प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका कि जो राष्ट्रपति होता है वो एक नॉमिनल हेड के रूप में कार्य करता है कार्यपालिका का, जबकि जो वास्तविक हेड होता है वो भारतीय जैसे लोकतंत्र में कौन होता है, यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर 8 सदस्य हैं, 4 का बाइफर्गेशन इस प्रकार से किया गया है और 4 का वर्गीकरण इस आधार पर किया गया है कि ST SC OBC और एक महिला का होना अनिवार्य हो जाता है यहाँ पर। साथ ही हम यहाँ पर यदि बात करें कि चयन समिति में कौन कौन होंगे, देखो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्षी दल का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश और एक विधि विशेषज्ञ क्या रहेंगे, लोकपाल और लोकायुक्त का नियंत्रण। देखिए लोकपाल के लिए, लोकायुक्त के लिए, राज्य के लिए, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए 100 सदस्य की याचिका। देखो यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। पहले जितने भी जो संवैधानिक और सांविधिक निकाय थे या गैर संवैधानिक निकाय थे, उन सभी गैर संवैधानिक निकायों में हटाने के लिए एक प्रावधान ये था कि राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन प्रावधान क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान, अर्थात दोनों सदनों में विशेष बहुमत से अगर पारित कर दिया जाए हटाने का प्रस्ताव तो उसको पास कर दिया जाएगा और उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अगर हटाना है तो पहले राष्ट्रपति के पास इसकी रिकमेंडेशन देने के लिए भी 100 सदस्यों का क्या होना चाहिए, यहाँ पर साइन होना चाहिए। अर्थात आप हटा रहे हो, उसकी एक याचिका डाल रहे हो, वहां पर राष्ट्रपति के सामने एक कोरे कागज पर भी लिखकर डाल रहे हो, तो उस पर कितने होने चाहिए, लगभग 100 सदस्य उस पर सिग्नेटरी होने चाहिए। राष्ट्रपति इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लिखित आदेश के आधार पर ही राष्ट्रपति हटाएगा। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप हटा दीजिए, नहीं, सुप्रीम कोर्ट कोई लिखित आदेश देगा और उस आधार पर ही राष्ट्रपति इसको हटा पाएगा। इसका मतलब क्या है कि जांच करवाने के लिए तो राष्ट्रपति के पास में आपको पता है कि एक ही संस्था है, और वो कौन सी संस्था है, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 150 या 143 भी जो सुप्रीम कोर्ट और जो राष्ट्रपति है उनके बीच में समन्वयकारी भूमिका भी निभाता है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो फिर आपके सामने अगली विषय वस्तु निकल के आएगी कि लोकपाल के क्षेत्राधिकार और शक्तियां क्या क्या है। मैंने कहा था कि आपको लोकपाल के क्षेत्राधिकार और शक्तियां, तो लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, समूह A और D के केंद्रीय अधिकारी आते हैं। इसके CBI की जांच करवाने के अधिकार क्षेत्र है और सिविल न्यायालय के समान इसको शक्तियां प्राप्त है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो लोकपाल है उस लोकपाल के अंडर में कौन कौन आते हैं, यहाँ पर जितने भी जो ग्रुप A और D के जो अधिकारी हैं, केंद्रीय अधिकारी आते हैं। इसके पास में CBI से जांच करवा सकता है और इसी के पास में सिविल न्यायालय के समान क्या है, शक्तियां हैं। यदि मैं बात करूं कि जो लोकपाल है उस लोकपाल के विषय में मैंने कहा आपको कि इसके विषय में मैंने केवल और केवल ये केंद्रीय अधिकारी, अर्थात ऐसे कुछ लोग जो अपनी संपत्ति का विवरण कुछ और दे रहे हैं और एक्चुअल संपत्ति उनकी कुछ और है, इन सभी विषयों की जांच करने का काम कौन कर रहा है, लोकपाल करेगा। ठीक है, अगले हम चलते हैं और अगले हमारे सामने निकल के आता है वो कौन है, केंद्रीय सूचना आयोग। वो विजिलेंस कमीशन था, ये इंफॉर्मेशन कमीशन है, केंद्रीय सूचना आयोग। यदि मैं केंद्रीय सूचना आयोग की बात करूं तो आपको पता है कि RTI एक्ट अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत इसका गठन किया गया था। और इसका जो उद्देश्य क्या था कि आप जो भी सूचना जिस भी विभाग से मांगोगे उस विभाग से आपको सूचना नियत समय में दी जाएगी। अगर वो सूचना नहीं दी जाती है तो आप आयोग के अधिकारी के खिलाफ आप क्या कर सकते हो, कमेटी बिठा सकते हो जांच के लिए। और उस आयोग का यदि सदस्य
उस विषय वस्तु से यदि अपनी कुछ ऐसी कुछ विशेषताएं हो जाती है, ऐसी कुछ कंडीशंस हो जाती है कि अगर आयोग का अधिकारी उन सभी विषय वस्तुओं से असंतुष्ट पाया जाता है तो वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। लेकिन आपके पास में एक नियत समय में जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। और जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत इसका जो नोडल विभाग आ जाता है, इसकी जो संरचना कैसी है, एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त भी हो सकते हैं। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। 3 सदस्यीय समितियों की प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री। सब जगह घाड़मेल हो रखा है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि लोकसभा में विपक्ष का नेता केवल और केवल नाम मात्र की भूमिका होती है, अन्यथा किसके द्वारा अपॉइंट कर दिया जाता है। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का इसका क्या हो जाएगा, कार्यकाल हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2019, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित। अब देखिए यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष। सांविधिक निकाय है, कुछ ना कुछ प्रावधान संसद ने पहले कर दिए थ्रू द एक्ट ऑफ आरटीआई 2005 अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत। लेकिन 2019 में सरकार ने वापस इस आयोग के साथ छेड़छाड़ करके यह कर दिया कि हम समय से पहले भी मुख्य सूचना आयुक्त को हटा सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर निकल के आ रहा है कि सरकार अपने मामलों में इंटरफेयर कर रही है और ये कतई सही नहीं है कि सरकार इन मामलों में हस्तक्षेप करे, क्योंकि सरकार अपने आप को बचाने के लिए इन मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। अब कारण उसका, अगर उसके अपोजिट में अगर डिसीजन जा रहा है तो समय से पहले भी हटा सकती हैं। जबकि सरकार का इस विषय में तर्क क्या था, तर्क ये था 2019 में कि हम इसमें और भी पारदर्शिता लाना चाहते हैं। अब बताइए कौन सी पारदर्शिता आ रही है इसमें, कि केंद्र सरकार उसके पास में यदि आप सोचिए कार्यकाल का ही स्थायित्व नहीं है तो वह अपने जो डिसीजंस हैं या फिर अपनी जो सूचनाएं देने का कार्य रहेगा वो सही प्रकार से प्रोवाइड करवा नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार से निकायों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और अगला जो आपके सामने आयोग आ रहा है वो कौन सा है, केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात सीबीआई। यहाँ पर क्या है, सीबीआई, और जिसको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी कहा जाता है। अब सीबीआई है तो सीबीआई कोई गृह मंत्रालय के अंडर में काम नहीं करती। इसका जो नोडल विभाग है वो कार्मिक विभाग है, लोक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अंतर्गत क्या है, शिकायत के अंतर्गत ये आता है। यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। औपचारिक शुरुआत दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम के माध्यम से 1947 का क्या है ये अधिनियम, उस अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया था कि इस आयोग की स्थापना की गई थी, अर्थात सीबीआई की स्थापना की गई है। उद्देश्य विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करना। और 1963 में जो गंभीर अपराध होते हैं उनके विषय में भी इसको क्या दे दिया गया, उत्तरदायित्व दे दिया गया 1963 में। अब देखो इसका जो विभाग है वो गृह मंत्रालय नहीं है, कार्मिक पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय और कार्मिक विभाग के अंतर्गत क्या करती है, सीबीआई कार्य करती है। ना कि ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आती सीबीआई। सीबीआई किसके अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय के अंतर्गत यहाँ पर कार्यरत संस्था है एक। फिर यदि मैं अगले विशेष आयोग पर चलूं, यहाँ पर देखो छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। जहां पर ज्यादा व्यापक चीजें थी उन व्यापक चीजों को मैं विस्तार दे चुका। हमारे लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोग भी और सांविधिक आयोग भी है, लेकिन केवल और केवल आपको ऊपरी स्तर पर इन सभी विषय वस्तुओं का पता होना चाहिए। फिर आपको पता है कि नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई है, 1 जनवरी 1915 को। पूर्ववर्ती स्थान किसका लिया है इसने, योजना आयोगों का स्थान लिया है। देखो नीति आयोग को बनाने के पीछे क्या रीजन था कि पहले योजना आयोग था, उसका ही नाम परिवर्तित करके अब क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया 2015 में। देखिए कि योजना आयोग एक लंबी प्लानिंग करता था 5 वर्षीय, लेकिन नीति आयोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग भी करता है। इसका मतलब क्या है कि नाम परिवर्तन करने के साथ साथ इसका पूरा ढांचा परिवर्तित कर दिया गया है। इसका अध्यक्ष कौन रहता है, प्रधानमंत्री रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। संचालन परिषद में सभी राज्यों के क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों के क्या होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि जो नीति आयोग है, ये नीति आयोग भी क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच में एक समन्वयकारी भूमिका निभाने वाली संस्था है। इस संस्था में केंद्र के साथ साथ राज्य के भी लोगों को रखा जाता है, जिसमें कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। पदेन सदस्यता इसकी कौन करता है, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री, अधिकतम 4 सदस्य।
यदि मैं क्षेत्रीय परिषदों की बात करूं तो विशिष्ट क्षेत्र के मुद्दे को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है, लेकिन अपॉइंटेड किसके द्वारा किया जाता है? अपॉइंटेड बाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर यदि मैं बात करूं कि नीति आयोग के दो प्रमुख हब हैं, एक कौन सा है? टीम इंडिया हब। टीम इंडिया हब, इसका कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच में इंटरफेरेंस पर काम करता है, अर्थात समन्वयकारी भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच में किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है, उन सभी विषय वस्तु पर काम करने का काम कौन कर रहा है? जो यहाँ कौन सा है? टीम इंडिया हब। और एक और है इसका, वो क्या है? थिंक टैंक, ज्ञान और नवोन्मेष हब, अर्थात जिसको क्या अपन थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये कार्य क्या करता है? ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के प्लान बनाता है, जैसे 1 वर्षीय प्लान, 7 वर्षीय प्लान और 5 वर्षीय प्लान। अर्थात जो इकोनॉमी है, जहाँ इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी को लेकर या राज्य स्तर पर लेकर प्लानिंग करने का काम कौन करते हैं? यह आयोग करता है, जो थिंक टैंक है। और वो किसके अंतर्गत काम करता है? वो नीति आयोग के एक सब ब्रांच के अंतर्गत काम करता है। लेकिन मैं इसके उद्देश्य बताऊं कि नीति आयोग का उद्देश्य क्या है, तो सबसे बड़ा उद्देश्य तो यहाँ पर क्या निकल के आता है कि जो केंद्र और राज्य के बीच में समन्वयकारी भूमिका, केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वयकारी भूमिका, राज्यों के बीच में एक भूमिका निर्धारण करना, साथ के साथ ही केंद्र और राज्य किस प्रकार से देश को आगे बढ़ाएं उस विषय में चर्चा, देश को आगे बढ़ाने के विषय में चर्चा, नीतियों का निर्माण करना, नीति निर्माण करना। अब नीति निर्माण ऐसा नहीं है कि केवल और केवल केंद्र के स्तर पर, राज्य को भी सेंटर में लेकर नीतियों का निर्माण करना भी क्या है? नीति आयोग का कार्य है। यहाँ से आपको कुछ उद्देश्यों की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल आपको ये याद रखना है कि नीति आयोग के दो प्रमुख हब हैं, एक तो थिंक टैंक है और एक कौन सा है? टीम इंडिया हब है। फिर यदि मैं अगली विषय वस्तु पर जाऊं तो आपको एक भारतीय विधि आयोग अर्थात लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखिए कि इन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के विषय में यदि हम चर्चा करें तो देखो इनका जो एज फिक्स नहीं है, इनको आवश्यकता पड़ने पर ही क्या किया जाता है? इनका गठन किया जाता है। मैं कहूँ कि ये फिक्स नहीं है, इनको केवल और केवल आवश्यकता पड़ने पर इसका गठन किया जाता है। कानून संबंधित विषयों पर महत्वपूर्ण समय में क्या दिया जाता है? राय देने के लिए क्या किया जाता है? इसका गठन किया जाता है। अब देखो, ना तो संवैधानिक आयोग है और ना ही सांविधिक आयोग है। इसका मतलब क्या है कि इसको आयोग की मान्यता ना देकर इसके बारे में क्या कहा जाता है? भाई आवश्यकता पड़ने पर इस प्रकार के आयोग का निर्माण कर दिया जाता है। विधि आयोग कानून से संबंधित चर्चा करने के लिए इन सब का निर्माण किया जाता है। अब भारत के पहले विधि आयोग का गठन आप याद कीजिए, लॉर्ड मैकाले 1834 में, ठीक है, एक 3 सदस्यीय निकाय का गठन किया गया था। जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय क्या था? वायसराय था। और इसी विधि आयोग ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी उस समय 1835 के एक्ट में। वो सारी चीजें मैंने आपको लिखवाई है, जाकर आप प्ले लिस्ट में क्लास देखिए। साथ ही यदि मैं बात करूं कि स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग कौन थे? MC सीतलवाड़। और 21वें विधि आयोग कौन है? बलबीर सिंह चौहान। यहाँ पर स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग कौन थे? MC सीतलवाड़, बलबीर सिंह चौहान। इसके विषय में याद करने वाली बातें क्या हैं कि यह न तो कोई सांविधिक आयोग है और ना ही कोई क्या है ये संवैधानिक आयोग है। इसका मतलब क्या है कि ये केवल और केवल आवश्यकता पड़ने पर भारत सरकार को कानूनी संबंधित सलाह देने के लिए गठित किया गया क्या है? आयोग है, जिसका कोई फिक्स समय काल नहीं होता। विधि आयोग का गठन किया जाता है और पुनः वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है सरकार को अपनी सिफारिशें देने के बाद में। वर्तमान में बलबीर सिंह चौहान। फिर आपको पता है फर्स्ट ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। अब देखो, प्रशासन से संबंधित सुधारों के लिए, मेरा यहाँ तात्पर्य क्या है कि एक लाइन याद कर लेना बस, प्रशासन से संबंधित सुधारों के लिए, प्रशासन से संबंधित सुधारों के लिए गठित निकाय, सुधारों के लिए गठित निकाय। गठित निकाय क्या है? प्रशासनिक सुधार आयोग है। अब पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, अध्यक्षता कर रहे थे कौन? यहाँ पर मोरारजी देसाई। पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? मोरारजी देसाई। लेकिन मोरारजी देसाई बाद में जाकर सेंट्रल में मिनिस्टर बन जाते हैं, तो यहाँ पर ये कौन आ गया बाद में? इसका अध्यक्ष के हनुमंता आ गया।
पहले प्रशासनिक आयोग ने अपनी 2 रिपोर्टें दी 1966 और 1970s में। आपको कतई याद नहीं रखना कि उसने रिपोर्ट में क्या सुझाव दिया था। वो केवल और केवल यूपीएससी वाले जो एग्जाम्स होती हैं सिविल की, उन एग्जामों में पूछा जाता है, जो भी मेंस में जाकर। यहाँ पर केवल और केवल आपको पता होना चाहिए किसकी अध्यक्षता में किया गया था और रिपोर्टें कब सौंपी गई थी। फिर हम बात करें दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की, तो दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे वीरप्पा मोइली, और साथ के साथ में 2009 में आयोग ने भारतीय प्रणाली के लिए 15 रिपोर्ट प्रस्तुत करी कि निम्नलिखित सुझाव होने चाहिए। और आप याद कीजिए कि लोकपाल और लोकायुक्त के विषय में भी इन्होंने क्या की थी, अपने सुझाव दिए थे कि भाई इस प्रकार से आप लोकपाल और लोकायुक्त जैसा पद भारतीय जो व्यवस्थापिका की जो प्रणाली बना रखी है हमने, अर्थात जो कार्य प्रणाली बना रखी है, उस कार्य प्रणाली में क्या होना चाहिए, इस प्रकार का कोई पद होना चाहिए। इसकी सुझाव देने वाले व्यक्ति कौन थे, इसके सुझाव देने वाले व्यक्ति ना होकर वो कौन सा आयोग था, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। फिर हम यदि यहाँ पर बात करें, अगला है केंद्रीय जांच समिति अर्थात एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए के गठन के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था सरकार का, कोऑर्डिनेशन की कमी, अर्थात बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था। अब कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो पा रहा था, आपको पता है 2008 में संसद पर अटैक हुआ था। अब संसद पर अटैक की सूचना पहले से ही मिल चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या निकल के आ रही थी कि एक कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था। कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने के लिए ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अर्थात एनआईए का क्या किया गया है, यहाँ पर गठन किया गया है। स्थापना राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ठीक है। अब अधिनियम 2008 के तहत दिसंबर 2008 में इसका स्थापना किया गया था, अखिल भारतीय स्तर पर आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। एनआईए के विषय में मैंने आपको बताया कि मुंबई पर जो अटैक हुआ था, अर्थात जो संसद में अटैक हुआ था, मुंबई पर नहीं संसद में जो अटैक हुआ था, उस अटैक के बारे में पता तो पहले से ही था, हल्का फुल्का भाई अटैक वगैरह हो सकता है, लेकिन एक नियंत्रण और समन्वयकारी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था डेवलप नहीं हो पा रही थी। इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने क्या किया, दिसंबर 2008 में एनआईए की स्थापना कर दी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की क्या कर दी, यहाँ पर स्थापना कर दी। फिर आपके सामने ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इस ट्राई का प्रमुख कार्य क्या है, ट्राई देखिए कि चेक करता है किसी भी, अर्थात टेलीकॉम सेक्टर है, इस टेलीकॉम सेक्टर में किसी भी एक कंपनी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकारें क्या करती है, किसी न किसी कंपनी को फेवर करती है, उसमें उनके खुद के कुछ निहित स्वार्थ होते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए जो ट्राई नामक संस्था है, ये ट्राई नामक संस्था ऊपर से बैठे बैठे देखती है कि मेरा कौन सा बदमाश बैठा है जो सबसे ज़्यादा शैतान या अपनी जो हरकतें कर रहा है उसके विषय में रेगुलेट करने का काम कौन करती है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से ले सकते हो कि केवल और केवल मार्केट में एक ही प्लेयर ना हो, जैसे जियो जैसा, कि जो अचानक से रिचार्ज की डेटें बढ़ा दे, तो इसका मतलब क्या होगा, लोगों के पास में ऑप्शन ना रखें। इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति को ना बढ़ने देने के लिए साथ साथ ही सभी को एक कॉम्पिटिटिव वातावरण बनाने का कार्य कौन करती है, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं कि स्थापना कब की गई थी इसकी, 1997 में। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, मुख्यालय कहाँ है इसका, नई दिल्ली में। संरचना एक अध्यक्ष और न्यूनतम 2 सदस्य, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति। और उद्देश्य सीधा सीधा यहाँ पर एक ही चीज़ निकल के आ रहा है कि यहाँ पर उद्देश्य क्या रहेगा, उद्देश्य क्या रहेगा यहाँ पर भाई, कोई भी एक मार्केट प्लेयर क्या ना हो, इतना बड़ा ना हो कि बाद में जाकर छोटे वाले मार्केट प्लेयरों को उठने ही ना दें या लोगों को व्यापक जनहानि पहुँचाए। फिर यदि यहाँ पर मैं बात करूँ, अगला आपके सामने एक और प्राधिकरण आएगा, वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना आपको पता है कि 1 अप्रैल को होती है, लेकिन इस आरबीआई का प्रमुख कार्य क्या है, ये बैंकों का बैंक कहा जाता है। स्थापना इसकी एक्ट के तहत ही होती है, लेकिन आप मुझे बताइए कि आरबीआई है, उस आरबीआई के अनेकों कार्य हैं। ये मौद्रिक नीति, साथ के साथ ही समन्वयकारी नीति बढ़ता है केंद्र और राज्यों के बीच में, अर्थात केंद्र सरकार और बैंक किस प्रकार से मुद्रा का परिवहन करना है, या फिर फॉरेक्स रिजर्व किस प्रकार से काउंटर करना है, उस आदेश को पूरा कार्य काम करने का कौन करेगा, आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकर्स का बैंक कहा जाता है, अर्थात बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, आरबीआई को कहा जाता है। यहाँ देखिए स्थापना 1935, कार्यालय मुंबई में। देखो पहले इसका कार्यालय कहाँ था, कलकत्ता में, फिर उसके बाद कहाँ कर दिया, मुंबई में कर दिया। लेकिन 2016 में एक बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, विनोद राय, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, भानु प्रताप शर्मा। अब देखिए इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। देखो आरबीआई के जो कार्य होते हैं, उन आरबीआई के कार्यों की यदि मैं बात करूँ तो आपको पता है
कि ये सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर क्या करता है, ये मौद्रिक नीति है, अर्थात जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस मॉनेटरी पॉलिसी में भी अपनी भूमिका निभाता है। साथ के साथ ही आरबीआई के जो और कार्य है उनमें आपको पता है कि ये नियंत्रण करता है। अब वो नियंत्रण किस चीज़ का करता है, पैसे का, अर्थात मनी का, अर्थात मुद्रा का। इसका मतलब मैं कहूँ कि जो मनी है अर्थात पैसा है, उस पैसे का क्या है, ये रेगुलेटर है, किस प्रकार से कितना पैसा कहाँ जाएगा, किस मार्केट में कितना पैसा डालना है। साथ के साथ ये सभी बैंकों को रेगुलेट करता है, बैंकों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये इन्फ्लेशन को कम करने में कार्य करता है। मैंने कहा कि जो महंगाई है उसको बढ़ाने घटाने में भी सहायक है, ये महंगाई को नियंत्रित करने में भूमिका रहती है। किसकी भूमिका है, आरबीआई की भूमिका। मैंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो भूमिका है वो किस आधार पर तय की जाती है कि उसके कार्य क्या है। लेकिन मैंने कहा कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हो रही है। कार्यालय वर्तमान में मुंबई में, पहले कहा था इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय अलग अलग जगह पर। इसका जो प्रिंटिंग प्रेस अर्थात जो पैसे का मुद्रण की तकनीक है वो अलग अलग जगह पे है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, कार्यालय मुंबई में एक बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया गया है, BBB का स्थापना की गई है 2016 में। पहले जो बैंक बोर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष थे वो कौन थे, विनोद राय थे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, भानु प्रताप शर्मा। लेकिन यहाँ मैं कहूँ आपको कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन क्यों किया गया है, तो जितना भी जो NPA है, NPA का मतलब यहाँ पर क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, ऐसे एसेट्स अर्थात ऐसा लोन जिसकी कोई भी किस्त या कोई लोन का आता पता नहीं है और उसको कितने दिन हो गए, 90 डेज हो गए। इसका मतलब क्या है कि जो बैड लोन है, इन बैड लोनों को सेटलमेंट करने के लिए किसकी स्थापना की गई है, बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई है। अर्थात ऐसे लोन जिनके रिकवर होने की संभावना बहुत कम बची है, इस चीज से सरकार या फिर आरबीआई को कोई ज्यादा घाटा ना हो, इस वजह से किसकी स्थापना कर दी है, बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे, विनोद राय थे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे केंद्रीय अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के विषय में। यदि हम बात करें तो एनजीटी की प्रमुख कार्य क्या है, देखिए एनजीटी की प्रमुख कार्य क्या रहेंगे यहाँ पर, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसकी स्थापना कब की जा रही है, 2010 में। एनजीटी अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई है, 2010 के तहत। इसका राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना की गई है। भारत विश्व का तीसरा देश है, जबकि विकासशील पहला देश है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पहले ही एनजीटी की स्थापना कर चुके हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है, भारत विश्व का तीसरा देश जबकि विकासशील देश पहला है जिसने एनजीटी की स्थापना करी है, और इसके कुछ अधिकार दिए हैं। मुख्यालय कहाँ है इसका, नई दिल्ली में। 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। साथ के साथ ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संबंधित मुद्दों का 6 महीनों के अंतर्गत क्या कर देता है, ये निपटारा कर देता है। मैंने कहा कि स्थापना 2010 एनजीटी एक्ट 2010 के तहत इसकी क्या हो रही है, स्थापना हो रही है। भारत विकासशील देशों की श्रेणी में पहला ऐसा देश है, जबकि वर्ल्ड वाइड तीसरा ऐसा देश है। ऑस्ट्रेलिया और कौन है, न्यूजीलैंड उससे पहले के देश है। पर्यावरण संबंधित मुद्दों का निपटान 6 महीनों के अंतर्गत करता है यहाँ पर, और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। कार्यकाल इसके सदस्य का 5 वर्ष का, एक अध्यक्ष न्यायिक सदस्य रहेगा, प्लस विशेष सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं रहेंगे। मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अध्यक्षों की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है, तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति किस आधार पर की जाएगी, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के आधार पर। अब हमारा एक और विषय वस्तु बच रहा है, वो कौन सा है, CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना क्यों गई है, तो आप देखिए किस प्रकार से व्यापक स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, इस वजह से हमें एनजीटी के साथ साथ ही CPCB की भी स्थापना करनी पड़ गई थी। और वो जो CPCB की स्थापना किस आधार पर की गई है, उन सारे विषय वस्तु की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो स्थापना कब की गई थी इसकी, 1974 में। स्थापना कब, 1974 में। अब इसको कुछ एक्टों के तहत कुछ संवैधानिक या फिर सांविधिक शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम अधिनियम 1974 के तहत इसकी स्थापना की गई है। प्रकृति कैसी है, सांविधिक। जहां से मैंने नॉन कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट किया था, वहां से इनकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, सांविधिक प्रकृति हो जाएगी। मंत्रालय कौन सा है, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय। साथ के साथ ही CPCB की शक्तियों का स्रोत क्या है, तो वो देखिए कि जल प्रदूषण
निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत इसको शक्तियां प्राप्त होती है। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत, साथ ही पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत सीपीसीबी को क्या होती है, कुछ शक्तियों की प्राप्ति होती है। अब देखिए यहाँ पर आपको जितने भी जो महत्वपूर्ण आयोग थे उन आयोगों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, उनका हमने केवल और केवल एक क्लास में ही प्रॉपर अध्ययन कर लिया है। अब यदि मैं यहाँ पर बात करूं कि एक क्लास में पढ़ने के पीछे का उद्देश्य क्या है, भले ये क्लास 1 से 1.5 घंटे की हो जाएगी, 1 घंटे 40 मिनट कितनी भी हो, मुझे नहीं पता कितनी देर की हो जाएगी, लेकिन आपको एक ही जगह इन सारे आयोगों के विषय में वो चर्चा मिल जाएगी। आपको केवल और केवल इनको किसी बढ़िया से रजिस्टर में नोट करना है और बार बार इनका क्या करना है, रिविजन करना है जितना बताया है। किसी भी एग्जाम में इन आयोगों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्न आपको इसी बोर्ड से मिलेंगे। इस पर एक व्यापक गहन, आप ये मान लीजिए कि रिसर्च के बाद इस प्रकार का कंटेंट तैयार किया जाता है, तो उस कंटेंट की आप विषय वस्तु को थोड़ा सा आप परिचित होइए और साथ के साथ ही उस विषय वस्तु से संबंधित मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि इस विषय वस्तु को आप थोड़ा सा सीरियस लेकर पढ़ लीजिए। अगर आपका आउटपुट अच्छा रहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके सुझाव रहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, उस आधार पर हम कुछ नवीन कक्षाएं ठीक इसी प्रकार की, ऐसे कुछ प्रमुख संविधान संशोधन है, साथ ही कुछ बैंकों का इतिहास के विषय में, मतलब ऐसे हजारों पॉइंट ऐसे हैं जहां पर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको विद इन वन शॉट एक वीडियो में करवा दिया जाएगा, जिससे कि आपके एग्जाम के लेवल में और साथ ही आपके तैयारी के स्तर में 4 चांद लगाने का वो कार्य करेगी। अब यहाँ पर हमने जितने भी जो आयोगों के विषय में चर्चाएं पढ़ी, इन आयोगों की चर्चाओं की आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, पहली विषय वस्तु। दूसरी विषय वस्तु याद करने का एकमात्र तरीका यही है कि आप इनको बार बार लिखकर याद कर लीजिए। किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि एक बार करने में ही याद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या विषय वस्तु निकल के आ रही है कि जितने भी जो आयोग है, संवैधानिक आयोग है, सांविधिक आयोग है, आयोगों की परिभाषा क्या है, आयोगों को किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है, इन सभी विषय वस्तु की हमने चर्चा करी है और लगभग सभी आयोगों की हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहती है। नेक्स्ट क्लास में एक बढ़िया से दमदार टॉपिक के साथ मिलेंगे, जिस टॉपिक का जो आपकी एग्जाम है उसमें एक अच्छे खासे प्रश्नों का वेटेज रहेगा। तो पढ़ते रहिए सभी विद्यार्थी, मस्त रहिए।